वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 195 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है, जिसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद और देहात। इस टॉपिक से 20 प्रश्न बनेंगे, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे हम। बाकी अभी तक जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 195 तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व जो है वो आय का प्रमुख स्रोत था। और स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी ही भू राजस्व व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम्स में प्रश्न बन जाते हैं, जमींदारी व्यवस्था को लाने वाला कौन या स्थायी बंदोबस्त को लाने वाला कौन? आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसे पहले बंगाल में और बिहार में पेश किया गया था, उसके बाद इसे मद्रास में और वाराणसी में पेश किया गया था स्थायी बंदोबस्त को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में है? निम्नलिखित कथन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में है? उन्होंने जिला न्यायाधीशों का पद सृजित किया। उन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो। देखिए, दूसरे से पूरा पकड़ा जाएगा ये। भारत में सिविल सेवा का जनक वही है जो स्थायी बंदोबस्त लाने वाला, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है उनको। उन्होंने जिला न्यायाधीशों का पद सृजित किया। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपत्तनम की संधि इन्हीं के शासनकाल में। और 1793 में कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले प्रथम व्यक्ति कॉर्नवालिस। किसने 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की किसने? वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया या उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वो। प्रशासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। 1773 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के शासनकाल में। 1774 में रोहिल्ला युद्ध हुआ और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और क्या क्या? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 सलवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, सभी इन्हीं के शासनकाल में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये सारी चीज़ें, और सब पर अलग से कई कई बार प्रश्न बना है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पहला चार्टर एक्ट किसने पेश किया था? देखिए, 4 चार्टर हुए, एक एक चार्टर के बीच में 20-20 साल का गैप है। पहला चार्टर 1793 में, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो दूसरे, तीसरे और चौथे चार्टर से बनते हैं। पहला चार्टर एक्ट पेश किया था किसने? सर जॉन सॉर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सर जॉन सॉर, उन्होंने 1793 का पहला चार्टर एक्ट पेश किया, और वह अपनी गैर हस्तक्षेप की नीति के लिए प्रसिद्ध थे। और खरदा का युद्ध 1795 में उन्हीं के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को स्थायी करना था। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम होंगे। उपरोक्त कारणों में से कौन से इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार थे? ये इस्तमरारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, इनसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। ये प्रश्न थोड़ा
हाई लेवल का हो गया, यूपीएससी लेवल वाला। यहाँ तीनों के तीनों कथन जो है वो सही हैं इस्तमरारी बंदोबस्त या व्यवस्था के बारे में। तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपरोक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो संकट के दौर से गुजरने लगी। बार बार अकाल पड़ने लगे, खेती की पैदावार घटती गई। अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का चुनाव किया। अंग्रेजों के अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा, मतलब इस व्यवस्था के अनुसार, और जमींदार भी अपने पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। अधिकारियों को भी ये आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसानों तथा धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम होंगे। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन या किस भूमि व्यवस्थाओं से था? इस्तमरारी और महलवाड़ी दोनों, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस्तमरारी। सूर्यास्त नियम केवल एक ही है इसका, इस्तमरारी से सूर्यास्त नियम संबंधित है। देखिए, सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर देते थे अंग्रेज। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सूपा विद्रोह की शुरुआत हुई पुणे से। उस समय का पुणे, वर्तमान का पुणे। देखिए, सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना, आधुनिक पुणे जिले से हुई। सूपा एक विपणन केंद्र यानी मंडी था। यहाँ अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को वहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों की रैयत यानी किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों के बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और उनके घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई 1859 में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। उनकी किनकी? अंग्रेजों की। और भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून कब पारित किया गया था? अंग्रेजों ने परिसीमन कानून पारित किया था 1859 में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित किया गया जिसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह व्यवस्था कॉर्नवालिस के समय बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। जमींदारों को भूमि के स्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। नहीं, जमींदार के पास भूमि के स्थायी अधिकार नहीं थे, ये कंपनी के पास था। तो थर्ड वाले को हटा दीजिए, यानी अंग्रेजों के पास। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त 1993 में, सॉरी,
ये उल्टा लिखा है, यहाँ 1793 होना चाहिए। ठीक है, 1793 में बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो पहला वाला करेक्ट है। राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी व्यवस्था के तहत दिया गया जाता था। जो अधिक ऊंची बोली लगाता था उसे ही राजस्व एकत्र करने का अधिकार जो है वो दिया जाता था, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। ठीक है, जमींदार नहीं बल्कि कंपनी। ठीक है, कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांव से कितनी राशि एकत्र करनी है। और जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का समाहर्ता मात्र था, यानी संग्राहक। तो तीसरा वाला गलत है, स्थायी अधिकार नहीं थे जमींदार के पास। स्तंभरारी बंदोबस्त जो है, ये जो व्यवस्था थी वो असफल हो गई थी। अब ये प्रश्न है इसकी असफलता के कारणों के बारे में। तो क्यों असफल हो गई? पहला है ऊंची राजस्व मांग थी, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार प्रदान करना, और जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति। उपरोक्त में से कौन से कारक स्तंभरारी बंदोबस्त की असफलता के लिए जिम्मेदार थे? देखिए, किसानों के प्रति सहानुभूति ना तो ब्रिटिश सरकार रखती थी, ना ये जमींदार रखते थे, तो चौथा वाला तो हटा दीजिए। बाकी ऊंची राजस्व मांग थी, असमान राजस्व निर्धारण, जमींदारों को सीमित अधिकार थे। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा वाला गलत है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा वाला भी करेक्ट है और तीसरा वाला भी करेक्ट है, लेकिन चौथा वाला अपना जो आंसर था वो इनकरेक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से आंसर मिल जाएगा पूरा। तो जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। जमींदार और ब्रिटिश सरकार दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता था? अमला कहा जाता था जमींदार का अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 13 है, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह धनी किसानों का वर्ग था, यह जमींदार की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, जोतदार धनी किसानों का वर्ग था, यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। वे लोग बड़े बड़े रकबे यानी भूमि पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। तो पहला वाला सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि जोतदार जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे, जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता था। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, ये झूम खेती करते थे, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। झूम खेती को इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोलते हैं। पर्यावरण की शत्रु होती है, क्योंकि जंगल को काटा जाता है, साफ किया जाता है, फिर वहाँ खेती की जाती है। फिर एक बार खेती करने के बाद वो चीज़ जगह छोड़ दी जाती है, फिर यही चीज़ दूसरी जगह अपनाई जाती है। फिर जंगल को काटो, जगह साफ करो, खेती करो। तो इसलिए पर्यावरण की शत्रु है ये कृषि। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ये होती है। फिलहाल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। पहाड़िया जनजाति से संबंधित डी है इसका आंसर। देखिए, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। ये झूम खेती करते थे। ये लोग बचने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त रेशम के कोया और रॉल तथा काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। और इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी इनके इलाकों से सुरक्षित आवागमन के लिए पथ कर नियमित रूप से देते थे। इंग्लिश में रोड टैक्सी बोलेंगे इसको।
15 प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में क्यों बसाए गए संथाल लोग अंग्रेजों के द्वारा? ये लोग झूम खेती का प्रयोग करके जंगल साफ करते थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, आरंभ में संथाल जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। बिल्कुल ये दोनों ही कारण थे, दोनों कारण सही हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करके खेती करने योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया। ये लोग हल का प्रयोग कर पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर कृषि योग्य बनाते थे। शुरू में संथाल खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो कई तरह की वाणिज्यिक खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया और उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ कर खेती करना आवश्यक था। ठीक है, उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ कर खेती करना आवश्यक था उनके लिए, संथालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संथालों के देवता, संथालों की धार्मिक पुस्तक, संथाल परगना, अनुदान में दी गई भूमि। दामिन एक कोह है संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीनें देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया और जमीन के बड़े भाग को दामिन ए कोह यानी संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया कि दी गई भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? दिकू शब्द है साहूकारों से संबंधित, ए है इसका आंसर। दिकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे और कर्ज न अदा किए जाने पर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अच्छा, ऊपर जो एक क्वेश्चन नंबर 17 है उस प्रश्न को पूछने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, राजमहल में दामिन कोह क्या था? ये प्रश्न एज इट इज पूछा गया है वर्ष 2020 में एनडीए के एग्जाम में। तो दामिन कोह क्या है? दामिन कोह है भूमि का एक ऐसा बड़ा क्षेत्र सीमांकित और संथालों की भूमि घोषित किया गया। भूमि का एक बड़ा क्षेत्र सीमांकित और संथालों की भूमि घोषित किया गया। दामिन कोह, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पहाड़ियों की भूमि पर विशेष रूप से धन की खेती की जाती थी, यह गलत है। ब्रिटिश क्षेत्र उनके सैन्य शिविर के लिए चिन्हित, ये भी सही नहीं है। बसे हुए किसानों का पता लगाने के लिए निर्धारित भूमि, ये भी गलत है। ए है इसका आंसर। राजमहल क्षेत्र में दामिन कोह भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। दामिन कोह झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ और गोंडा जिलों के क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एक व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। हर 30 साल बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त ये बम्बई, उस समय का बम्बई, वर्तमान का मुंबई में लागू की गई। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी और हर 30 साल बाद राजस्व पुनः निर्धारित कर राजस्व की राशि बढ़ा दी जाती थी। तो तीनों के तीनों कथन सही हैं, सी है, डी है इसका आंसर। तो जो प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है।
और इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। पहला वाला सही है। और इस राजस्व प्रणाली में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता है और रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था और इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। तो दूसरा वाला सही है। ठीक है। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। हर 30 साल बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था तथा राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। लगा लिया जाता था ही सही रहेगा, यहाँ पर है जो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है, क्या कारण थे कि स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया? तो स्तंभरारी बंदोबस्त जो है ये फ्लॉप हो गया था। ठीक है। तो बंगाल में लागू करने के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में विरले ही लागू किया गया। तो वही 3-4 कारण इसके होंगे, जो 3 कारण थे ऊपर। पहला है यहाँ पर 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और दूसरा है बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें किसान अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। और कौन से कथन है इसमें? तीसरा एक और कथन है, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। देखिए, स्तंभरारी बंदोबस्त 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई है। ठीक है। और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते कि इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। तीसरे वाले को हटा दीजिए, तीसरा वाला सही नहीं होगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी केवल 1 और 2। तो स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद विरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया। इसका कारण था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ। तो पहला वाला करेक्ट है। राजस्व की मांग स्तंभरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है और तीसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते। तो 20 प्रश्न से टॉपिक कवर हो जाता है। 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री का यह टॉपिक है। इन सभी की प्रश्नों की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।